Good evening, all of you. Very good evening, all. Good evening, Prasad. Good evening, Mithila. Good evening, Samiksha, Suhani. Very good evening, Shreya. Good evening, Vaishnavi, Sakshi, Valia, मैथिली. वेरी गुड इवनिंग ऑल. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं. लेक्चर नंबर 5, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आज हम लोगों को यहाँ पे देखना है. ओके और साथ ही साथ यहाँ पे किडनी का रेगुलेटरी फंक्शंस के साथ ही साथ जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जिसमें हम लोग उसके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी आज हम लोग इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है बेटा. चलो तो अभी तक के सबसे पहले तो जो भी पोर्शन हुआ है नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया हूं. किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज यदि डाउट नहीं है तो आज का आगे का जो सेशन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके. गुड इवनिंग लावण्या, गुड इवनिंग रेली. चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन हम लोग जल्दी से. किसी के कुछ डाउट है पूछ सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. चार्जिंग डाउन हो गया था ये, चलो मैं इस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसके बाद फिर बेटा बोर्ड पे सारा लेक्चर यदि मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो मुझे ये बताओ कल का दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया. फिर हमारा बोर्ड पे सिर्फ वाला पोर्शन समझाऊंगा मैं जो आपको नहीं समझ में आया, बट आपका कंप्लीट लेक्चर जो है वो आप नहीं थे उस टाइम पे, तो फिर कैसा करेंगे बताओ. उसके पहले का लेक्चर आपने देखे हो वैष्णवी, सारे लेक्चर अप टू डेट है, सारे एक एक चीज क्वेश्चन पूछूंगा मैं. ठीक है, तो मैं बोर्ड पे रिवाइज करा देता हूँ कल का जो भी पोर्शन है. ठीक, लेकिन सारा तो नहीं हो पाएगा, एक बार रिकॉर्डिंग आपको देखने पड़ेगा. ठीक, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है आपको, क्या क्या पार्ट होते हैं सारी चीजें. हाँ, मैं सभी लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले किए. रैली के साथ शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है. ठीक, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या? मेरे पास भी नोटिफिकेशन आता है बेटा कि इसके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप एक्सक्यूज देके बच नहीं सकते हो. ठीक है, चलो तो आगे का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं और उसके पहले जो भी अभी तक के हुआ है उसको एक छोटा सा रिवीजन मोड पे हम समझेंगे सारी चीजों को, और बाकी का जो भी पार्ट है उसको हम रिवाइज भी करेंगे. ठीक है बेटा, तो विदाउट डिले किए जल्दी से जल्दी आज का जो भी पार्ट है उस पार्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे. और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, न्यू पोर्शन जो है वो भी हम लोग देखेंगे. तो जल्दी से सारा पोर्शन जो है मैं रिवाइज करा रहा हूँ. हम लोग बेटा लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझे थे. तो यूरिन फॉर्मेशन का जो फिजियोलॉजी है, मीन्स यूरिन कैसे फॉर्म होती है, ये हम लोग देखे थे. तो यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी जो है 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म होता है, जिसमें सबसे पहले आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे थे वो हमने समझे थे रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन के बाद हम लोगों ने थर्ड जो देखे थे वो था सिक्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जिसमें हम लोगों ने देखे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है और कहां पर होता है. तो व्हाट आर द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइड यदि हम देखें तो जैसे कि हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखे, ये हमारा जो था ये बोमेंस कैप्सूल है. इसी के साथ साथ बोमेंस कैप्सूल के बाद यहाँ पे इनसाइड में एक लेयर होती है ये वाली, ये होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें ब्लड जो है अफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से एंट्री करता है और इफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से एग्जिट होता है. तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट. फिल्ट्रेशन स्लिट मींस यहाँ पे जो फॉर्म होंगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है ये समझना है. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है, तो इसमें देखिए बेटा आप लोगों को ये जो दिखाई दे रही है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का मेम्ब्रेन, सेकंड बोमेंस कैप्सूल का मेम्ब्रेन, और उसके बीच में आ रहा है बेसमेंट सब्सटेंस. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे 3 लेयर्स जो है ये हम लोगों ने देखे थे. समझे बेटा? तो ये जो 3 लेयर्स है, तो इस तरह से यदि हम इस लेयर्स को स्टडी करें
तो इस लेयर्स में क्या क्या आ रहा है बेटा, जब ब्लड इधर से आ रहा है तो ये फोर्सफुली ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अफरेंट आर्टेरियोल, और ये वाला जो पोर्शन था ये क्या था, इफरेंट आर्टेरियोल। तो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर में क्या है, डिफरेंसेस होने की वजह से यहां पे क्रिएट होता है एक प्रेशर। क्या होगा बेटा, यहां पर क्रिएट होगा एक प्रेशर, उस प्रेशर को GHP कहते हैं। क्या कहते हैं, GHP। GHP मीन्स होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, तो ये अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो है इसका डायमीटर में डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कुछ इस तरह से है, और जब फाइनली यहां से ब्लड पास हुआ तो इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कुछ इस तरह से है। तो आपको यहीं पे समझ में आ गया बेटा कि ये वाइडर है और ये नैरोअर है। आपने खुद ने देखे होंगे, एक पाइप को पकड़ो और यहाँ से फ्लो हो रहा है वाटर का, इस पाइप के नोजल को आप जैसे ही प्रेस करते हो तो फोर्स बढ़ जाता है। तो एज इट इज यहाँ पे भी देखो, इधर साइड जो है डायमीटर ज्यादा है और इधर साइड डायमीटर छोटा होने की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जो है ये क्रिएट होता है। इस प्रेशर को, ये प्रेशर कहां पर क्रिएट हो रहा है बेटा, तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस। तो इस ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, GHP। समझे, जो कितना होता है, तो ये होता है बेटा 60 mmSg का। कितना होता है, 60 mmSg का, समझे। तो यहां पे ये जो तीनों भी मेम्ब्रेन है, अब ये प्रेशर क्रिएट हुआ तो जितने भी सब्सटेंसेस यहां पर प्रेजेंट है तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस यहां से इधर पास होंगे। अब तो यहां से इधर पास अपने आप हो जाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे तीन टाइप के मेम्ब्रेन है बेटा, एक तो ग्लोमेरुलर का मेम्ब्रेन है, एक बोमेंस कैप्सूल का मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है, ये तीनों मिला के एक मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अभी क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है उसको यदि यहां से पास होना है तो ये सब्सटेंस को यहां से पास होने के लिए तीनों मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा। तो बोमेंस कैप्सूल का जो विसरल लेयर होता है, यहाँ पे पोडोसाइड भी होता है इस तरह से, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लिट की तरह काम करता है। देन इनके बीच में से जो भी सब्सटेंसेस है वो यहाँ पर क्या होंगे, पास हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस पास होते हैं तो एक यहाँ पे एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो काम करता है। अभी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इतना पोर्शन सभी लोगों को समझ में आ गया है, रिस्पॉन्स करेंगे। इतना पोर्शन सभी लोगों को समझा है या किसी को कुछ डाउट है इस पार्ट में, क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर हो गया है, चलो वेरी गुड। सभी के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, सारी चीजें ओके है सभी लोगों का, ग्रेट। तो आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। बाकी लोग रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखे तो इसमें क्या चीज, एक तो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो फॉर्म हो रही है यहाँ पर, तो बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम लेयर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का एंडोथेलियम लेयर और बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट। तो एक काम करते हैं, मेम्ब्रेन बना लेते हैं। देखो ये पहली मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली इस तरह से, ये मेम्ब्रेन जो हो गई, ठीक है। यहां से इस मेम्ब्रेन को हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर का मेम्ब्रेन, मींस कौन सा, एंडोथेलियम लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस। क्या हो गया ये, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। फिर एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस जो होते हैं, यहां पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, क्योंकि सब्सटेंस अपने आप पास नहीं होगा, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह से पोर होते हैं। इस पोर को कहते हैं फिनेस्ट्री। क्या कहते हैं, फिनेस्ट्री। फिनेस्ट्री मींस पोर, ठीक है। क्या होता है, पोर।
फिर इसके बाद इसके बीचों बीच में क्या बताया था मैंने, ऐसा एक लेयर होगा जो क्या कहलाता है, बेसमेंट सब्सटेंस। ये क्या हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस। फिर इस बेसमेंट सब्सटेंस के बाद अगेन यहां पे एक लेयर आएंगी ऐसी, ये ऐसी एक लेयर हो गई। ये जो लेयर है इस लेयर को क्या कहेंगे, इस लेयर को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल का लेयर, इपिथेलियम लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इपिथेलियम लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो अभी देखिए यहां पे जो बोमेंस कैप्सूल है, यहां पे इस तरह से ये ऐसा, ये एक स्ट्रक्चर है जो कहलाता है पोडोसाइट। समझे? अब ध्यान से समझो बेटा, यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि सपोज ये आपके जो भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, यहां पे आपका इधर से ब्लड पास हो रहा है यहां से। तो ये जब ब्लड पास हुआ तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और साथ ही साथ दुनिया भर के जो भी सब्सटेंसेस है, मतलब ग्लूकोज भी है उसमें, अमाइनो एसिड भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब ये यहां से पास हो रहा है तो पास होने के बाद ये देखो, ये यदि यहां से इस पोर्स में घुसेगा तो ये आगे बढ़ेगा, बट ये इसके अंदर घुस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा है और पोर छोटा है, तो वो मॉलिक्यूल वहां से पास नहीं हो पाएगा। तो यहां से सिर्फ वही मॉलिक्यूल पास होंगे जो छोटे रहेंगे। छोटे होने के बाद जब ये यहां से पास हो भी रहा है तो कहां से पास होगा बताओ? ये छोटे मॉलिक्यूल यहां से पास होने के बाद ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट जो है, इसको क्या कहते हैं, स्लिट पोर। क्या कहलाता है बेटा? स्लिट पोर। कहां पे? पोडोसाइट के जो बीचों बीच वाला लेयर है। तो यहां से इस तरह से सब्सटेंस इजीली पास हो जाएगा। ये मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सब्सटेंस यहां से पास होते हैं, तो ये तीनों भी मेम्ब्रेन जो है ये मिलके इस तरह से बेटा एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। समझे? अब बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के दिख रहे हैं। सुहानी को स्क्रीनशॉट लेना है। स्वाति को स्क्रीन जो है दिखाई नहीं दे रही है, रिज्वाइन करो। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या, पहले बताओ। मिथिला का आंसर मिला था ब्लड जो है। प्रथमेश को रिकॉर्डिंग देखना है। क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गया? कहाँ गए बेटा? इट्स इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है बेटा, ओके प्रथमेश, मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिकॉर्डिंग देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स करोगे आप। बाकी लोगों के साथ क्लियर है बेटा? जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो रिज्वाइन करो। सुहानी स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो। हो गया? ओके चलो। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है ये हमें समझे। अब यहां पे देखिए जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, क्योंकि देखो कोई भी चीज जब फोर्सफुली आएगी तब जाके फिल्ट्रेशन प्रेशर बनेगा। अब कई लोगों को ये समझ नहीं रहा होगा तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखो बेटा, ये हमारा इस तरह से बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल में अंदर साइड ये वाला हमारा अफरेंट आर्टेरियोल जो है अंदर आया ऐसा, और ये इफरेंट आर्टेरियोल ऐसा बाहर गया। तो देखो ब्लड की एंट्री यहां से ऐसी हो रही है, ठीक है। ब्लड इंटर जो यहां से इस तरह से कर रहा है और एग्जिट ऐसा हो रहा है। तो ये जो ब्लड की एंट्री है, तो ये वाला एक मेम्ब्रेन और ये वाला जो मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस यहां पर जो है इसको हमने बनाया। तो ब्लड इंटर यहां से ऐसा कर रहा है, तो हो सकता है ब्लड यहां से इधर आ रहा होगा। तो इस तरह से ये वाला जो लेयर है हमारा, ये वाला, ये हमारा ग्लोमेरुलस का हो गया। इधर साइड ये वाला जो लेयर है ये ऐसा जो बनेगा, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल का हो गया, और ये बेसमेंट सब्सटेंस। तो जब ब्लड यहां से ऐसा पास हो रहा है तो ये पास होने के साथ साथ यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से सब्सटेंस यहां से ऐसे पास होते जा रहे हैं और बाकी ब्लड आगे भी बढ़ते जा रहा है। समझा बेटा? अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम कौन से पार्ट को देख रहे थे। एक छोटा सा इतने से पार्ट का व्यू हमने लोगों ने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो इस तरह से बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है। वैष्णवी, कल आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही थी अभी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बताया जो कि 60 mmHg होता है। ब्लड जब हमारा पास हो रहा है तो जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है,
उसी के साथ साथ जो ब्लड फाइनली किडनी तक पहुंचा तो वहां पर भी एक प्रेशर रहेगा जो कि 60 mmHg का होता है। ठीक है, अब ये जो 60 mmHg जो कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? तो ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस इन अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से वहां पे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर्म हो रहा है। समझे? समझा? वलिया आपने जीएफआर बताए थे, जीएचआर नहीं। जीएचआर क्या बेटा? जीएचआर क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। वलिया जीएचपी, हाँ तो ये अभी समझो ना, जो समझा रहा हूं वो समझो, जीएफआर पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, जीएचपी क्या होता है? 60 mmHg मींस इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। किसकी वजह से हो रहा है? तो देखो, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इतना है, ये इधर ब्लड जब आया ग्लोमेरुलस में आया, जब यहां से आगे पास होगा तो इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम हो गया, तो दोनों में डायमीटर डिफरेंस है। वही नल का नोजल को आप दबा दोगे तो फोर्स बढ़ेगा कि नहीं? प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फोर्सफुली आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो अब देखो, जब इधर से ब्लड आ रहा है और इधर आपने उसको दबा दिए, तो प्रेशर कहां पे क्रिएट होगा? यहां पर। तो जब प्रेशर यहां पे क्रिएट होगा तो यहाँ के सब्सटेंस जो है यहां से आगे पास होने की कोशिश करेंगे, जहां जगह मिलेगी वहां से जाएगा। समझे? तो यहां पे देखिए क्या चीज, ये प्रेशर यहां पे जो क्रिएट हो रहा है, तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं? तो यहां पे जो क्रिएट हुआ प्रेशर, इस प्रेशर को कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अभी हम जीएफआर नहीं देख रहे, जीएफआर हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ाया हूं मैंने, वो भी हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले इस प्रेशर को समझ लो। ये कल नहीं बताया था, ठीक है? कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल कंफ्यूजन हो जाता था, तो कल कंसेप्ट देख लिए थे हमने, आज हम दोनों चीजों को जोड़ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कल का पार्ट भी हो रहा है और आज का भी पार्ट हो रहा है, दोनों चीजों को मिला के पढ़ा रहा हूं वो भी। समझे? तो यहाँ पे देखो, ये प्रेशर क्रिएट हुआ, इस प्रेशर को कहते हैं जीएचपी। बट हमको नेट इफेक्टिव प्रेशर जो होता है या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है, एनएफपी या एनईपी, ठीक है, ये कितना होता है वो हमको देखना है, तब जाके ही यहां से सब्सटेंस जो है वो फिल्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पे देखो, हमको नेट फिल्ट्रेशन को पहचानना है, तो सबसे पहले तो हमको जीएचपी क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, कितना होता है ये भी हमें समझ में आ गया, कितना है? 60 mmHg। बट इसी के साथ साथ जो सब्सटेंसेस यहां से फिल्टर होके ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है यहां पर आएगा, तो क्या बेटा ये बोमेंस कैप्सूल पहले से खाली है क्या? नहीं, यहां पर भी तो कुछ ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये कैप्सुलर स्पेस है और इस कैप्सूल में ऑलरेडी कुछ ना कुछ फ्लूइड यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है पहले से, इसे क्या कहेंगे? कैप्सुलर फ्लूइड कहेंगे। और इसके बाद जो नया फ्लूइड यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, तो ये क्या इजीली इसमें आ जाएगा क्या? नहीं, जब ये यहां पर आएगा तो ये आगे के मॉलिक्यूल को धक्का देगा, फिर ये इसको धक्का देगा, ये इसको पुश करते जा रहा है, और फाइनली पुश करते करते क्या होगा? ये जो वॉल है बोमेंस कैप्सूल की, इस पे एक प्रेशर आएगा। समझ गए? तो ये जब इस प्रेशर इस पे जब आ रहा, तो ये इसके अगेंस्ट, ये वॉल उसके अगेंस्ट अपना एक प्रेशर देगा। तो ये वॉल के अगेंस्ट जो है बेटा, इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो ये बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है ये भी अपना एक प्रेशर वहां पे देती है, जिसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, CHP। क्या कहते हैं इसे? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैंने मॉड्यूल दिया हूं, आप लोगों ने मॉड्यूल पढ़े होंगे, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है मैंने समझाया हूं। समझा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रिस्पॉन्स भी क्विकली, बाकी लोग।
वेरी गुड, चलो सभी को समझ में आ गया है। वीडियो स्टॉप हो गया है क्या? अभी भी स्टॉप है क्या? बीच में हुआ होगा तो आ गया होगा। नहीं, मेरे साइड से नहीं हुआ बेटा, वीडियो सही चल रहा है। वीडियो रिपीट करना है। वलिया को कंफ्यूज हो गया, श्रेया रिपीट चाहती है, बाकी लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ 2 स्टूडेंट है जिसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस फिल्टर होने वाला है, तो फिल्टर होने के लिए यहां पे क्या चीज, कैसे वो सब्सटेंस फिल्टर होगा, तो उसके लिए हम लोग यहां पर फिल्ट्रेशन प्रेशर समझ रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रेशर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कि कंटेनर है, जैसे कि आपको ये कंटेनर दिख रहा होगा, इसका कैप निकाल लेता हूं मैं। ये कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर में ऑलरेडी कुछ पहले से यदि फ्लूइड यहां पे प्रेजेंट है, और यदि मैं मान लो अभी यहां पे एक कुछ लिक्विड इसमें मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो क्या ये लिक्विड उसके अंदर चला जाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड पहले से प्रेजेंट है। तो अब यदि मैं इधर से इस लिक्विड को उसमें ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो पहले का लिक्विड बाहर आ जाता है, बट यहां पे उस लिक्विड को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये सपोज कप है, इस कप की ये वॉल है, समझे, और ये कप टोटल पैक है ऐसा, और पैक होने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बीच में एक ऐसा होल बना दिया, और उस होल से मैं कुछ ना कुछ लिक्विड उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब वो लिक्विड उसमें मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑलरेडी उसमें जो मॉलिक्यूल है उस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये जो वॉल है वो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाएंगी, समझे। तो ये जो अगेंस्ट में ये जो वॉल उसका फोर्स जो लगा रहा है, उसको हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। और पहले ये जो पिचका दिया हमने इसको, मतलब आर्टेरियोल एक साइड साइज बड़ा और एक साइज कम है, तो इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हुआ। तो ये ग्लोमेरुलस में जो फोर्स जनरेट हुआ उसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो कैप्सूल की वॉल जो है, ये लिक्विड को अपने अंदर नहीं आने दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विड पहले से प्रेजेंट है, तो ये उसके अगेंस्ट इसको काम कर रहा है, ऐसा धक्का मार रहा है, आने नहीं दे रहा, धक्का मार रहा है, आने नहीं दे रहा है। तो ये जो कैप्सूल की वॉल जो एक फोर्स लगा रही है, उसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। 2 प्रेशर बताया मैंने, समझ में आया? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जिसको लेना था। ओके, एक जो हो गया, क्या हो गया बेटा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और दूसरा हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, तो ये होता है 30 mmHg। कितना होता है? 30 mmHg, जिसका बेटा ऐसा बाउंसर जा रहा है, टेंशन ना लो, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, बट ये उन स्टूडेंट के लिए जो जिसका ब्रेन थोड़ा अच्छा है। पावर चला गया, वेरी गुड। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे, जीएचपी क्या होता है ये देख लिए, सीएचपी क्या होता है ये देख लिए। अभी हम लोग यहाँ पे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। क्या चीज? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यदि आपका ये एक कंटेनर है जिसमें 2 लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, जब उसको सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो एक साइड जो लिक्विड है जिसमें शुगर सॉल्यूशन है, और दूसरे साइड आपका जो है वो क्या है बेटा, प्योर वाटर है। तो हमेशा बेटा वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करता है, मींस इस जगह पे बी टू ए मूवमेंट हो रहा है। ए टू बी हो सकता था, बट ए टू बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वॉल पे आके खड़े हो गए, और सब्सटेंस को अपने में से जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और जब सब्सटेंस को अपने में से पास होने नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा बेटा, ये मॉलिक्यूल के थ्रू लगाया हुआ जो प्रेशर है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन अवेलेबल नहीं है? कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन का? अब फिर से शेयर करता हूं, अभी देखो, अभी दिख रहा है स्क्रीन? अभी दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बाकी लोगों के साथ क्लियर है, फिर आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है?
जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके साथ प्रॉब्लम आएंगी। चलो मैं वीडियो से समझा देता हूँ, पावर आ गया अभी। ओके चलो मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, दिख रहा हूं क्या मैं? जिसके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उसके साथ इश्यू आएगा, मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके ठीक है, तो देखिए यहां पे थोड़ी देर पहले जो भी कंसेप्ट हम देख रहे थे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल याद रखो, एक पाइपलाइन से जब पानी का फ्लो हो रहा है और पाइपलाइन में आप एक साइड उसको प्रेस करते हो तो जो फोर्स बढ़ रहा है, एज इट इज अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में डायमीटर डिफरेंस है, इसकी वजह से ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इस ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, जो कितना होता है 60 mmSg। लेकिन फाइनली ये सारी प्रोसेस के बाद जब क्या होता है, ये फिल्ट्रेट जो है, क्योंकि अब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन की वजह से ये जो सब्सटेंस जब यहाँ से पास होते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिक्विड प्रेजेंट है, तो ये लिक्विड जो है इस लिक्विड को अपने पास आने नहीं देंगे, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है इसके थ्रू उसके अगेंस्ट में एक प्रेशर एक फोर्स लगेगा जो अपने अंदर नहीं आने देगा। तो अपने अंदर जब नहीं आने देगा तो वो क्या कहलाता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि 30 mmSg का होता है। ये थोड़ी देर के बाद आपको क्लियर होगा ये दोनों प्रेशर हमने क्यों पढ़े। आगे अगेन एक और प्रेशर काम कर रहा है जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। थर्ड जो प्रेशर है जिसे कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहां से बेटा ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड यहां से आ रहा है, तो बेटा यहां पे दो चीज है, एक तो यहां पे प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लाज्मा प्रोटीन, साथ ही साथ यहाँ पे ग्लूकोज भी है, साथ ही साथ इसमें आयंस भी है, साथ ही साथ इसमें अमाइनो एसिड भी है। जब ब्लड यहाँ से पास हो रहा है तो ब्लड के पास होने के साथ ही साथ यहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स हैं दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा इधर साइड आपका ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है। ध्यान से समझना बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये वाला पार्ट है आपका बोमेंस कैप्सूल। तो सब्सटेंस को यहां से इधर पास होना है, तो जो छोटे सब्सटेंसेस है वो यहां से पास हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, जो भी ये प्लाज्मा प्रोटीन है ये यहां पे इस तरह से आकर के बैठ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ ये प्रोटीन जब यहाँ पे आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो वॉश बेसिन जो होता है, ठीक है, जब पानी वहां से निकल रहा है लेकिन छोटे छोटे स्टोन या प्लास्टिक के टुकड़े, ठीक है, वो जो नोजल जो होता है वो फिल्टर एक छन्नी होती है ना, हाँ ड्रेनर जिसको कहते हैं हम लोग, तो वहां पे यदि वो चिपक जाते हैं तो पानी का फोर्स इधर से आ तो रहा है लेकिन वो पानी को रोकने के लिए वो अपना एक फोर्स लगा रहे, तो वो वाटर को आगे पास होने देता है क्या, नहीं होने देता। तो एज इट इज यहां पर भी ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये ब्लड को यहां से पास होने नहीं देगा, फिल्टर होने देगा क्या, नहीं, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे वो जो ब्लॉक किया हुआ है उसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, BCOP। क्या कहते हैं इसे, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो 15 mmSg का होता है। कितना होता है, 15 mmSg का। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आप लोगों को नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, ठीक है, क्या चीज, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFP। तो जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसमें हम लोग माइनस करते हैं क्या चीज, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, प्लस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, तब आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलेगा। तो बताओ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था, कितना था बताओ बेटा, 60 mmSg। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था, 30। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 15। 30 + 15 कितना हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, ये 15 से लेकर के 20 के आसपास होता है, अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम इस 15 को 20 कंसीडर करेंगे। कितना बेटा, 20 ले रहे हैं। यदि इसको 20 लेंगे तो ये 30 लेंगे, इसको 15 लेंगे तो इसको 35 लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 30 + 20 50 हो जाएगा,
और 60 में से 50 को माइनस किया तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है बेटा, 10 mmSg होगा। तो अब मुझे बताओ, जब यहां से ब्लड इधर पास होगा तो इधर से उधर साइड के लिए कितना प्रेशर है, कितना है? हेलो, ब्लड इधर से आ रहा है और यहां से इसको इधर पास होना है, ग्लोमेरुलस से निकल रहा है, और बर्मेंस कैप्सूल में उसको जाने के लिए कितना प्रेशर आ रहा है उसमें, 10 mmSg का आ रहा है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। समझे? तो 10 mmSg की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटीन है इसको इधर उधर धकेल देगा वो, और फाइनली सब्सटेंस यहां से क्या होंगे, इधर पास हो जाएंगे। समझे? यदि मैं बोलता कि यहाँ पे -10 mmSg हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, माइनस में यदि रहता तो किसका प्रेशर ज्यादा है, ग्लोमेरुलस का या बोमेंस कैप्सूल का, कौन सा साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा -10 की कंडीशन में? वेरी गुड, इधर ज्यादा रहेगा, तो सब्सटेंस इधर से इधर वापस आ जाते थे। ठीक है, यदि माइनस रहता तो, लेकिन माइनस ना होने की वजह से प्लस में है, तो ये सब्सटेंस कितना भी कुछ रोक ले तो भी ये फिल्टर हो जाता है। इस तरह से सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं बेटा, फिल्ट्रेट होते हैं। समझा? तो ये 3 टाइप के मैंने आज आप लोगों को प्रेशर समझाया। क्लियर हो गया बेटा प्रेशर क्या है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बेटा ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, किसी को नहीं समझ रहा है तो मुझसे पूछ लो, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगे हमारा पूरा गार्बेज बन जाएगा ब्रेन में, तो बिंदास छोड़ सकते हो। ठीक है, सुहानी को नहीं समझा है, ओके? ऐसा कोई पर्सन जिसको बिल्कुल नहीं समझ रहा, छोड़ दो। सुहानी को समझा है? समझा सर? नहीं समझा, नहीं समझा, अच्छा समझ में आ गया सुहानी को, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझा? बेटा मैथिली मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन विजिबल है बाकी लोगों को, लिटिल बिट कंफ्यूजन है, मैं एक बार सिंपल तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जिससे भी लेना है। इसलिए कहते हैं कि पास्ट लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, जितने लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान से समझो, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अभी बेटा हम लोग यहाँ पे क्या चीज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कब होगा, जब वहां पे एक छन्नी जो रहेंगी, जब एक फिल्टर पेपर यदि रहा तो उसकी हेल्प से ही हम किसी भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, अब फिल्टर पेपर जो है मींस यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इस तरह से ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से आप इधर से लिक्विड को डालोगे तो इधर साइड पास हो जाएगा। समझे? लेकिन यदि आपने इस मेम्ब्रेन के इधर साइड ऐसा प्रेशर लगा रहे हो, आप एयर का प्रेशर लगा रहे हो बहुत तेज, और इधर कोई सब्सटेंस को डाल भी रहे हो, तो सब्सटेंस यहां से आगे जाएगा या इसके वापस आ जाएगा? बताओ क्या होगा? वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर से भले लिक्विड ऐड कर रहे हो, लेकिन उधर से हवा का एक बहुत ज्यादा प्रेशर, एयर का बहुत प्रेशर आ रहा है। कितना भी लिक्विड आप यहां से डालो, वो फोर्स एयर का इतना ज्यादा है कि उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, वो सारे लिक्विड को बाहर फेंक देगा। बट यहाँ पे इसी तरह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रेशर हैं जो मिलके हमारा फाइनली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को बना रहे हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मींस एनएफपी। तो एनएफपी जो है ये किसके इक्वल होता है? तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसको कैप्सुलर वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रेशर मिलके फाइनली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmSg का है। तो आप इधर से एयर दे भी रहे हो, लेकिन इधर से आप और फोर्स से लिक्विड को डाल रहे हो, तो ज्यादा इधर का रहेगा वो उधर पास हो जाएगा। तो ऊपर से डालने वाला फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से लिक्विड इस छन्नी से पास होकर नीचे चला गया। सिंपल ये कंसेप्ट है। ओके, क्लियर हो गया? अब किसी को प्रॉब्लम है इसके बाद भी तो आप पर्सनली मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो, मैं समझा दूंगा। और उसके बाद भी किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम है
फॉरगेट अबाउट दैट, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के यहां से आने के चांस सिर्फ और सिर्फ 2% है। और यहां से क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। यहां से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmSg का होता है। बस एक चीज याद रख लो, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो, क्योंकि इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ 10 mmSg क्या है वो आप याद रखो बस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूरिन का फिजियोलॉजी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है क्या होता है वो देख लिए। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है ये हम लोगों ने अभी यहां पर समझ लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है वहां पे आएंगे। और वैसे तो आप लोगों को क्या चीज में एक वीडियो शेयर करना चाह रहा था, बट वीडियो शेयर करने के पहले आज हम लोगों को रेगुलेशन भी देखना था, बट मुझे लग नहीं रहा कि रेगुलेशन आज हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ज़्यादा बहुत सारा पढ़ने से अच्छा बेटर यही है कि आप लोगों को मैं एनिमेशन जो है वो दिखा देता हूँ। क्योंकि क्या है बेटा, एनिमेशन की हेल्प से आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे, और आगे का जो भी पोर्शन मुझे आप लोगों को समझाना है वो और भी अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, कि एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रही है। ठीक है बेटा, चलो तो एनिमेशन देखते हैं कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये सारे प्रोसेस को आप समझ लो पहले। Excretory आवाज आ रहा है system. बेटा? आउटपुट मिल रहा है आपको? अभी मैंने पॉज किया, एनिमेशन का साउंड आया था, आ रहा है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है ना एनिमेशन का। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। The excretory system is a passive biological system that removes इसमें एक और चीज याद excess, रखेंगे, unnecessary ऊपर जो राइटिंग हो रही है इस राइटिंग को देखे बिना नीचे जितना एनिमेशन जो दिख रहा है वो उस पर फोकस करना है आपको, और सिर्फ ऑडियो को सुनना है और एनिमेशन को देखना है। or dangerous materials from an organism so as to help maintain homeostasis or internal environmental balance within the organism and prevent damage to the body. It thus forms an important feature of the human anatomy. The excretory system includes mainly the urinary system. Besides the urinary system, there are some excretory organs and tissues like skin, lungs, and liver. Skin plays a minimal role in the human excretory system. The skin secretes a fluid called sweat through the sweat glands located in the ये स्किन वाला dermis. पोर्शन आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो भी एनिमेशन में आप अभी देख लीजिए, कंसेप्ट में आगे और भी सारा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बट इसमें किडनी को जो एनाटॉमी है और नेफ्रॉन का एनाटॉमी है उसको लेके आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, रीनल पिरामिड क्या होता है, रीनल पेल्विस क्या होता है, वाले पार्ट, माइनर मेजर कैलिक्स, वो आज आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पार्ट को अच्छी तरह से एनिमेटेड देखना है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सिक्रेशन कैसे होता है, वो वाला पार्ट भी आपका इस एनिमेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बेटा फोकस करना है, समझो ध्यान से। Which carries a small amount of metabolic wastes. The cells of the body also release toxic waste products such as ammonia, which is converted into less toxic substances such as urea by the liver into the bloodstream. Single-celled organisms do not have any special excretory system, as waste products formed in the body together with water are released through the general body surface into the surrounding medium. In case of multicellular organisms, since all the cells are not in direct contact with the outside medium, they cannot release waste products through the body surface. Thus, they have a developed excretory system. Kidneys are the chief excretory organs of vertebrates, including mammals. They are important in maintaining the appropriate levels of water and iron concentration inside the body. Thus, they regulate the volume of blood and interstitial fluids.
Kidneys remove wastes formed during the cellular metabolism इसमें बेटा as ये well वाला as जो पार्ट है ये हिलम कहलाता है। हिलम में आप देख पा रहे हो किस तरह से रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंट्री एग्जिट हो रहा है, यूरेटर भी कैसे एंट्री एग्जिट हो रहा है। तो रीनल आर्टरी से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिट हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे यूरिन भी फॉर्म हो रहा है और ये यूरिन किस तरह से आउट हो रहा है। तो ये आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बट इसी का एनाटॉमी एक्चुअली यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। तो ये वाला पार्ट आपको इस एनिमेशन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा भी। toxic and non-toxic materials from the body. Kidneys help to maintain the optimal pH of the body fluids required for the chemical reactions by maintaining an appropriate balance of hydrogen ions and hydroxyl ions. Let us understand the human urinary system. The urinary system of humans consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. Kidney is a dark red, bean-shaped structure. It measures about 10 centimeters in length, 5 centimeters in breadth, and 9 centimeters in thickness. Each kidney weighs about 150 grams in adults. Both the kidneys lie in the upper posterior part of the abdominal cavity on either side of the vertebral column. The right kidney is slightly on the lower side because of the presence of the liver on the same side, and it also remains partially protected by the 11th and 12th pairs of ribs. Since the kidneys lie behind the peritoneum of the abdominal cavity, they are said to be retroperitoneal organs. The kidney is intimately covered by a thin layer of fibrous tissue known as capsule. The outer surface of the kidneys is convex, while the inner surface, which faces the vertebral column, is concave. A depression known as hilus is present on the concave side, through which the ureters originate and join the urinary bladder एक क्वेश्चन यहाँ पे backwardly. बनता है कि हाइलस जो है कॉन्वेक्स साइड है या कॉन्केव साइड। तो आपको याद रखना है कॉन्केव साइड जो होती है वहां पे हाइलस, हिलम कहते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल टर्म है, डोंट बी कंफ्यूज। तो कॉन्केव साइड में ये प्रेजेंट होता है। Also, the renal artery and renal vein enter and exit at the hilus. Internally, अब the यहाँ पे kidney बेटा is आपको रिनल distinguished. पिरामिड, रिनल पेल्विस, माइनर कैलिक्स क्या होते हैं ये आपको समझेगा। फनल लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे वो क्या होता है, एक एक पार्ट यहाँ पे, और नेफ्रॉन कहाँ पे और किस तरह से लोकेटेड होते हैं, और मिलियन ऑफ नेफ्रॉन कैसे एक किडनी में प्रेजेंट है, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से फोकस करना। अब यहाँ से ये वाला पोर्शन एनिमेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In two zones, an outer dark red zone, cortex, and inner pale red zone, medulla. The ureter entering through the hilus expands to form a wide funnel-shaped structure called pelvis. The pelvis has a number of cup-like cavities at its free end. These cavities are known as calyces. In the medullary zone, 4 to 14 renal pyramids are present. The narrow apex of each pyramid is called papilla. The individual papilla is fitted into a small tube-like structure, calyx minor. Several minor calyces join to form one major calyx. A mass of cortical tissues known as column of Purtini is present in between the two adjacent renal pyramids. It is also known as a renal column. Each kidney is made up of millions of functional units known as uriniferous tubules. Each uriniferous tubule is made up of a nephron and a collecting tubule. Uriniferous tubules are held together by a connective tissue.
There are about 1.2 million uriniferous tubules in the human kidney. A nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. The renal corpuscle, which is also known as Malpighian corpuscle or Marcello-Malpighi, is a rounded structure consisting of a glomerulus and a Bowman's capsule or glomerule capsule. A glomerulus is a tuft of anastomosing blood capillaries and is invested by a cup-shaped structure, the Bowman's capsule. The blood enters the देखो बेटा, यहाँ पे glomerulus ब्लड through an कैसे आ रहा है आपको ये समझेगा, और फिल्ट्रेशन एक्चुअली कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको बोल दो कि हमसे बातें ना करें, तो आपको एनिमेशन समझेगा। ठीक है, आप इधर उधर देख के यदि आप इस एनिमेशन को देखोगे, एक पार्ट भी यदि छूट गया तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए फोकस करो बेटा 100% इधर। efferent arteriole and leaves through an efferent arteriole. The inner wall of the glomerulus is lined by squamous epithelial cells or podocytes. A space is present between the two layers of the Bowman's capsule, the urinary space. The continuous with the lumen of the renal tubule. The main function of the renal corpuscle is to produce an ultrafiltrate. It is a filtrate with all the gradients of plasma except its proteins. The second part of the nephron, that is renal tubule, is divisible into three parts. Proximal convoluted tubule or PCT, loop of Henle and distal convoluted tubule or DCT. The proximal convoluted tubule or PCT arises from the Bowman's capsule and transverses within the cortex. Its initial part lies in the cortex and the terminal straight part, known as pars recta, descends into the medulla. The cells of the proximal convoluted tubule are large, columnar, and bear brush borders on their apical surfaces. The major functions of these brush-bordered epithelial cells are to reabsorb large quantities of constituents of tubular fluid such as sodium, water, glucose, amino acids, etc. The loop of Henle begins as direct continuation of pars recta, the terminal part of PCT. It consists of a thin descending limb, a loop, and a thick ascending limb. The thin descending limb starts near the junction of the cortex and medulla. The epithelial cells of the descending limb are flat, squamous type, whereas the epithelial cells of the ascending limb are cuboidal. The distal convoluted tubule or DCT lies in the cortex of the kidney. At the junction of the cortex and medulla, the distal tubule lies very close to the renal corpuscle. Its terminal part is known as a connecting tubule, which joins to the collecting duct. The collecting tubules of numerous nephrons join to form large tubules known as papillary ducts. Each papillary duct opens into a minor calyx at the apex of the renal papilla. A narrow muscular tube called the ureter comes down from each kidney. The uppermost dilated part of the ureter is known as renal pelvis. The ureters carry urine to the urinary bladder. The urinary bladder is a triangular muscular sac that collects and stores urine temporarily. It is situated in the middle of the pelvic cavity of the abdomen in the hypogastric region. The urinary bladder and ureters are lined by the transitional epithelium, which can considerably stretch without getting torn when the bladder and the ureters are filled with urine.
From the lower end of the urinary bladder arises a tube known as urethra. It is a membranous tube which conducts urine to the exterior. It has muscular urethral sphincters which remain closed except during the voiding of urine. Let us quickly understand the mechanism of micturition. It is the act of voiding urine according to the will of the person in suitable time and space. अब ये वाला पार्ट Parasympathetic वैसे हम मिक्चुरेशन stimulation. में समझेंगे, ठीक है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा ही समझे, लेकिन जब मैं मिक्चुरेशन समझाऊंगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा ये एनिमेट भी समझ लीजिए। Causes the urge of voiding the urine. When the bladder gets full, the message is sent to the cerebral cortex via the spinal cord. The cerebral cortex gives the yes or no signal down. When the yes signal is sent by the brain, the spinal voluntary nerves relax the external urethral sphincter and cause the contraction of the pelvic floor muscles, resulting in actual voiding of urine. The excretory system is thus responsible for the regulation of our body in terms of chemical balances, elimination of wastes and harmful substances, and ultimately our good health. ओके, तो ये था आप लोगों का एनिमेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा और एक एक पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, आदित्य क्लास में नहीं है क्या बेटा? चलो, तो अभी आगे का जो पोर्शन है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मीन्स थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी जो है और उसके कंसेप्ट जो है वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी पार्ट है, जो हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है, मीन्स हम लोग कल के लेक्चर में फंक्शन ऑफ ट्यूबुल से हम लोगों को स्टार्ट करना था। इसके पहले का सारा पोर्शन हो गया था। तो ट्यूबुल के फंक्शंस ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे पहले, इसके पहले, और जो राइटिंग टूल की हेल्प से जो लिया हूँ लेक्चर, वहाँ पे समझा दिया हूँ, ठीक है। तो एक बार हम लोग ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट है, बहुत इजी है, फंक्शंस, ये हम लोग देख लेते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हम लोग देखेंगे। मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग आज इतना पोर्शन हम देख रहे हैं, मीन्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम अभी देख रहे हैं। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बेटा, लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। देखो ये हमारा इस तरह से बोमेंस कैप्सूल होता है। तो ये यदि हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हम बात करें, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस तरह से एक सेल्स होती है। और कैसी होती है बेटा? सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर सिलिएटेड इपिथेलियम होती है। आज मॉर्निंग में लोकोमोशन में मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये किससे बेटा? लाइन बाय एक ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम लेयर है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर किसकी वजह से होता है बेटा? माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रीएब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मींस 70 से लेकर के 80% न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जितने भी हमारे लिए इसेंशियल है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, सारे भी इलेक्ट्रोलाइट को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है बेटा? रीएब्जॉर्ब करता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर ही होता है। कितना बेटा? 70 से 80% वाटर भी रीएब्जॉर्ब इसी सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इस सेगमेंट का काम क्या बेटा? जो पीएच जो होता है उसको मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन होता है। कल मैंने आप लोगों को सिक्रेशन भी बताया था। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो इतने सब्सटेंसेस जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, मीन 70 से लेके 80% सब्सटेंस क्या हो रहे हैं बेटा? रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे सिक्रेट भी हो रहे हैं। सिक्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा? इस सिक्रेशन की वजह से पीएच जो है वो क्या होगा? यहाँ पर मेंटेन रहेगा, समझे। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कल देखे थे, याद आ रहा होगा आपको। बट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हमारा नहीं हुआ था,
तो अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है स्टडी कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए 70 से 80% तो हो गया। फिर पीसीटी जो है आयनिक बैलेंस और पीएच को तो मेंटेन कर ही रहा है, किसकी वजह से? सिलेक्टिव सिक्रेशन। क्या क्या सिक्रेट कर रहा है? H प्लस आयन सिक्रेट कर रहा है, अमोनियम आयन सिक्रेट कर रहा है, पोटेशियम आयन फिल्ट्रेट में, और SCO3 को सिक्रेट भी करता है और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करता है। देखो अगेन नेक्स्ट ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ H प्लस और अमोनिया बताया है, पोटेशियम आयन जो है सिक्रेट कर रहा है ये नहीं बताया है, बट थ्योरी में लिखा हुआ है। तो पोटेशियम आयन यहाँ से सिक्रेट करता है, अमोनिया जो है सिक्रेट हो रहा है, पोटेशियम सिक्रेट के बाद एब्जॉर्ब भी हो रहा है, SCO3 जो है एब्जॉर्ब भी हो रहा है, यहाँ से सिक्रेट भी होता है। ऐसा दोनों भी फंक्शंस जो है यहाँ पर होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी में, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे बेटा। क्या चीज? SCO3 आयन, इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक, लेकिन देखो हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन ये फिल्ट्रेट में क्या हो रहा है बेटा? सिक्रेट हो रहा है। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। पीसीटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? यदि हाँ तो लूप ऑफ हेनले पे चलेंगे हम लोग। ये फंक्शंस मैंने ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं आप लोगों को। चलो सभी लोगों के क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अब हम लोग लूप ऑफ हेनले देखेंगे। लूप ऑफ हेनले में मैंने आपको इस तरह से एक तो डिसेंडिंग लिम और उसी के साथ साथ आपको असेंडिंग लिम बताया था। तो ये वाटर के लिए परमिएबल है और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, ऐसा बताया था मैंने आपको, याद है? तो देखो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम में, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ये सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है किस चीज में? ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में, और वो भी क्या चीज? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब इसके ऊपर का पार्ट हमारा ये जो है ये हो गया कॉर्टेक्स वाला रीजन, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मेडुला है। तो मेडुला में ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर होता है, इस फ्लूइड को मेंटेन करने में लूप ऑफ हेनले जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें ये वाला जो है इधर साइड से जो आ रहा है डिसेंडिंग लिम रहेगा ये वाला, और ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा? असेंडिंग लिम। तो डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले जो होता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मीन्स यहाँ से वाटर तो पास हो जाएगा बट NaCl जो है यहाँ से पास नहीं होता, बट इधर जो है NaCl तो पास हो जाएगा बट यहाँ से वाटर जो है पास नहीं होता। असेंडिंग लिम जो है इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो भी कैसे? एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से पास करता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और आगे पास हो जाएगा। सिर्फ यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो जो पास होगा वो क्या होगा बेटा? डाइल्यूटेट होगा, और मेडुलरी फ्लूइड जो है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो है पास हो जाते हैं। लूप ऑफ हेनले समझ में आ गया? यदि हाँ तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पढ़ेंगे अभी हम। रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ऐसा कोई पर्सन जिसे नहीं समझा तो नो लिख के भेज दो, मैं रिवाइज कराता हूं। बाकी सभी के यस आ रहे हैं, समझा? चलो आगे का नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सेम फंक्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो जिधर जिधर Na+ भागेगा उसके पीछे पीछे वाटर भागता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं इस पोर्शन को रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में समझाने वाला हूँ। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन मींस एक हार्मोन है जिसे एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन का। तो जिधर जिधर सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर भी क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब इस हार्मोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है तो इस रीअब्जॉर्प्शन को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब यदि नीड है तो रीअब्जॉर्प्शन होगा और नीड नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस टर्म को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये टर्म याद रखना है आप लोगों को, क्या चीज? कंडीशनल। तो वाटर जो है बेटा इस सेगमेंट में आ रहा है, और डीसीटी जो है बेटा रीअब्जॉर्प्शन जो है SCO3 को भी कर रहा है, लेकिन देखो H+ आयन, पोटेशियम आयन इसको सिक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पीएच को मेंटेन करने में, ठीक है। तो NH3 जो है पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है, क्या चीज? पीएच। देखो यहाँ पे यही चीज बताया हुआ बेटा, क्या बताया हुआ यहाँ पे? NaCl, H2O, SCO3 ये सारा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन K+, H+ और अमोनिया यहाँ पे दिया नहीं है बट थ्योरी में लिखा है।
ये क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से पीएच जो है यहाँ पर क्या होगा, मेंटेन होगा। ये दिया है। लूप ऑफ हेनले पढ़ाया था, यहाँ से वाटर और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट ही रीअब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना याद रखिए, समझ गए। फिर लास्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये हमारे कॉर्टेक्स से आके नीचे तक के ऐसा एक्सटेंड हो रहा है मेडुला तक के। लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होगा। साथ ही साथ यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है, और जब यहाँ से पास होंगी यूरिन तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है ये पास होने वाली है, समझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया, देखो यूरिया यहाँ से निकला और इधर साइड वापस आया। इसका रूल क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर मींस कौन सा वाला, काउंटर करंट मैकेनिज्म जब समझाऊंगा तब आपको ये समझेगा कि ये क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसका ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में यूरिया जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया और जो एक्सचेंज हो जाता है वापस से कहाँ पर, डायरेक्टली हमारे ये जो लूप ऑफ हेनले वहां पर, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहेंगी, जिसकी वजह से पीएच जो है वो मेंटेन रहेगा, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा और सिलेक्टिव सिक्रेशन K+ और H+ आयन का भी यहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली ये जो प्रोसेस है ये हो रही है। ओके, समझा। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जिसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आप लोगों को रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या होता है वो समझाऊंगा, मिक्चुरेशन हम पढ़ेंगे और काउंटर करंट, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा एनसीईआरटी का वहां पे आएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया एक एक पार्ट? किसी को कुछ पूछना है? इफ यस तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करने वाले हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट बेटा जो एंड हो रही है वो हो रही है हमारा यूरेटर पे। जो रीनल पेल्विस होता है ना, रीनल पेल्विस पढ़े थे हमने, आपको याद होगा। तो इस तरह से देखो ये किडनी जो है हमारे, तो ये रीनल पेल्विस जो है यहाँ से यूरेटर जो आ रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से रीनल पेल्विस से फाइनली जो माइनर मेजर कैलिसेस है ना वहां से यूरेटर से होते हुए ऐसे आगे पास होगा। वैभव समझ में आ गया? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा मैंने पोस्ट कर दिया हूँ यूट्यूब पे, मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता, आप वहां से देखो ना। बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किए होंगे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया होगा बेटा आपके पास। ओके बेटा सुहानी, चलेगा। रैली देखो बेटा, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं मैंने। ठीक है, आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया होंगे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया आपको। डिपेंडेंट नहीं रहो बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। जो चीज आप खुद से कर सकते हो उसमें आप एक्स्ट्रा की एनर्जी किसी से खर्च करवाओगे तो फिर उधर एनर्जी मिलेगी तो जहां मिलनी चाहिए वहां नहीं मिलेगी। ओके, बाकी मैं तो पोस्ट कर दूंगा, आपको नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मेहनत नहीं लग रही उसको पोस्ट करने में। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप हर चीज में सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और आप ही नहीं हर कोई बनो। ठीक है, कुछ चीजें टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाती है, जो चीज नहीं हुई उसके लिए बेटा आप चाहिए, यूट्यूब पे मिलेगा सब कुछ। चलो तो एंड करते हैं लेक्चर आज का और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। कुछ डाउट रहे आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा।